Hello friends, I am Rohit Butala and today we are discussing the MCQs of the chapter Heredity and Evolution. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज साइंस 1 का हमने कल देखा था चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। आज हम देखेंगे साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे आपको याद होगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास होता, डीएनए में चेंजेस कैसे होते, इवोल्यूशन कैसे होता है, इवोल्यूशन के लिए एविडेंसेस कौन कौन से मिलते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डार्विन हैज पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड। डार्विन ने हेरिडिटी और इवोल्यूशन से रिलेटेड जो बुक पब्लिश किया था उसका टाइटल क्या था? ऑप्शन ए है नेचुरल सिलेक्शन, बी है म्यूटेशन, सी फॉल ऑफ अ स्पैरो, डी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। टाइटल ऑफ द बुक पब्लिश्ड बाय डार्विन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्या था बुक का नाम डार्विन के? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बराबर। Question number 2. The proof for the fact that protein synthesis occurs through dash was given by George Beardley and Edward Tatum. प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे, दैट इट ऑकर्स थ्रू डैश, इसका जो प्रूफ दिया था जॉर्ज बीडली और एडवर्ड टैटम ने, वो किससे रिलेटेड था? जीन्स से, सेल से, टिश्यूज से या अमीनो एसिड से? तो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। उसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सेल्स। तो एडवर्ड टेटम और जॉर्ज बीडली ने जो प्रूफ दिया था प्रोटीन सिंथेसिस को लेकर, वो किससे रिलेटेड था? सेल से रिलेटेड था। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए to mRNA is called as dash process. Translocation, translation, transcription और म्यूटेशन। डीएनए से mRNA में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और म्यूटेशन। और उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसक्रिप्शन। जो फर्स्ट प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, उसमें क्या होता? इंफॉर्मेशन डीएनए से लेके एमआरएनए में ट्रांसफर होती है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है और उसके बाद ट्रांसलोकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसक्रिप्शन। What is evolution? Evolution means dash, gradual development, exchanges, transcription or differentiation. What is evolution? Evolution means gradual development. Evolution मतलब क्या होता है? It is a gradual development of an organism over a long period of time. एक लंबे समय तक जो एक धीरे धीरे करके चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेस्टिजियल ऑर्गन डैश इज प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी इज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के अंदर है जो एज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन हमारे बॉडी में मौजूद है? मतलब पहले जो एक वर्किंग ऑर्गन था बट अब इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इट डज नॉट वर्क एट ऑल। एल्वियोलाई, अपेंडिक्स, लीवर और हार्ट। एल्वियोलाई हमारे लंग्स में होता है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, उसका वर्किंग हमारे बॉडी को जरूरी है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का कोई काम है क्या बॉडी में? नहीं है। दैट मीन्स अपेंडिक्स इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन। लीवर भी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, लीवर का भी हमारे बॉडी में फंक्शनिंग है और हार्ट का भी हमारे बॉडी में फंक्शनिंग शुरू रहता है। तो ऑप्शन बी दैट इज अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय डैश मेथड। किस मेथड से हम फॉसिल्स की एज डिटरमाइन करते हैं? किसी भी फॉसिल की एज करना है डिटरमाइन तो किस मेथड? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो कार्बन, कार्बन डेटिंग और कार्बन फुटप्रिंट। किस मेथड का यूज करके हम फॉसिल्स की एज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड में क्या होता है, जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी बॉडी में, तो उसकी जो परसेंटेज है प्रेजेंट, उस परसेंटेज को देखकर हम उस फॉसिल की एज का जो है वो पता लगा सकते हैं कि वो फॉसिल्स कितने पुराने हैं। तो कार्बन डेटिंग मेथड इज अ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द कैजुअलिटी बिहाइंड द सडन चेंजेस व्हाट अंडरस्टूड ड्यू टू डैश प्रिंसिपल ऑफ ह्यूगो डी वेरिस। सडन चेंजेस, हमारे बॉडी में जो सडन चेंजेस होते हैं, तो सडन चेंजेस के लिए जो प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल के थ्रू हमको ह्यूगो डी वेरिस ने समझाया है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन और म्यूटेशन। व्हाट इज अमंग दिस 4 ऑप्शन रिलेटेड टू द सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन और म्यूटेशन। तो इसका आंसर आएगा म्यूटेशन। बिकॉज व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मतलब सडनली जीन जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो उस जीन की पोजीशन चेंज होने की वजह से पूरे बॉडी में जो सेल के अंदर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी हमको चेंजेस दिखने लगते हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, लेकिन म्यूटेशन में क्या होता है? सडन चेंजेस होते हैं। तो ऑप्शन डी म्यूटेशन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश मैन इवॉल्व्ड अबाउट 50,000 years ago। 50,000 years ago, 50,000 साल पहले मैन, कौन से मैन का इवोल्यूशन हुआ था? क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, जावामान और रैमापेथिकस। तो इसका आंसर है क्रो-मैग्नन। जो क्रो-मैग्नन मैन है उसका इवोल्यूशन 50,000 years ago हुआ था।
बाकी जो है निएंडरथल, रेमापेथिकस, वो सब उसके पहले हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, क्रो-मैग्नन, इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, about 10,000 years ago dash started the practice of agriculture. About 10,000 years ago dash started to practice agriculture. किसने एग्रीकल्चर शुरू किया था? गोरिला, वाइजमैन, रैमापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अबाउट 10,000 years ago, तो किसने किया था? ऑप्शन बी, वाइजमैन। ऑप्शन बी, about 10,000 years ago wise man has started to practice the agriculture. Question number 10, dash can be considered as the first example of a wise man. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वाइज मैन, कौन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मैन जो है वो एज अ वाइज मैन हम कंसिडर करते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वाइज मैन मतलब इसके बाद जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ वो सारे एज अ वाइज मैन हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रैमापिथेकस, क्रो-मैग्नन और निएंडरथल। ऑप्शन नंबर डी, निएंडरथल मैन। जो निएंडरथल मैन और उसके बाद के जो इवोल्यूशन हुआ है वो एज अ वाइज मैन हम कंसिडर करते हैं। तो निएंडरथल मैन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वाइज मैन। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। हमने जब इवोल्यूशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ तो उसके बीच में कुछ कनेक्टिंग लिंक्स, मतलब जब इवोल्यूशन हुआ तो उसके बीच में जो चेंजेस हुए जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको हम एज अ कनेक्टिंग लिंक कंसिडर करते दो स्पीसीज के अंदर। तो एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा ये जो दो है, ये किन, इसके बीच में की लिंक्स, ये ऑप्शन में से कौन सा रहेगा? डक बिल्ड प्लेटिपस, पेरिपेटस, लंग फिश और व्हेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिपेटस। पेरिपेटस में एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आर्थ्रोपोडा के जैसे इनको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं और एनिलिडा के जैसे इनको पेरिपोडिया लाइक ऑर्गन्स फॉर द लोकोमोशन ये भी होता है। तो इसलिए हम उनको कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन डैश ईयर्स अगो ह्यूमन ब्रेन वाज सफिशिएंट इवॉल्व्ड टू कॉल हिम अ वाइज मैन। कितने साल पहले ह्यूमन बीइंग का ब्रेन इतना डेवलप हो गया था, सफिशिएंटली इतना डेवलप हो गया था कि हम उसको एज अ वाइज मैन कंसिडर कर सकते थे? 50,000 ईयर्स अगो, 30,000 ईयर्स अगो, 20,000 और 10,000 ईयर्स अगो। तो इसका आंसर है 50,000 ईयर्स अगो।
क्योंकि हमने पढ़ा था कि 50,000 ईयर्स अगो द निएंडरथल मैन वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ वाइज मैन, तो इसलिए 50,000 ईयर्स अगो वी कैन कंसिडर एज अ ह्यूमन ब्रेन सफिशिएंटली इवॉल्व टू कॉल हिम अ वाइज मैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50,000 ईयर्स अगो। Question number 13. The process by which the gene in the nucleotide suddenly changes its position is called। किस प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियोटाइड में जीन अपनी पोजीशन सडनली चेंज कर देता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन और ट्रांसक्रिप्शन। सडन चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द जीन कौन सा होगा? ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो द आंसर विल बी म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है? सडन चेंज होता है। हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन में देखा है, म्यूटेशन में क्या होता है? सडन चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? अपेंडिक्स, कॉकिक्स, कैनिन और विजडम टीथ। अपेंडिक्स, कॉकिक्स, कैनिन और विजडम टीथ। अपेंडिक्स ह्यूमन बीइंग के अंदर है वेस्टिजियल ऑर्गन, कॉकिक्स मतलब टेल बोन वो भी ह्यूमन बीइंग के अंदर है, विजडम टीथ वो भी ह्यूमन बीइंग के अंदर है, बट कैनिन ये ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होता है। कैनिन मतलब क्या होता है? इट इज अ शार्प पॉइंटेड टीथ, शार्प पॉइंटेड टीथ जो जनरली डॉग्स के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, कैनिन is the answer। Question number 15. For which process did the Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model? Francois Jacob और जैक मोनोड ने किस प्रोसेस के लिए मॉडल प्रपोज किया था? प्रोटीन सिंथेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स थ्रू बिग बैंग एंड म्यूटेशन। किस प्रोसेस के लिए फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड ने मॉडल प्रपोज किया था? तो उसका आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनोड ने जो है वो मॉडल प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 16. In the process of translocation, ribosome keeps on moving from one end of dash to another end by the distance of one triplet codon. ट्रांसलोकेशन में राइबोसोम कहां से कहां मूव होता? कि वन एंड टू अदर एंड। ट्रांसलोकेशन में आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए और डीएनए। तो इसका है ऑप्शन डी, एमआरएनए। एमआरएनए के वन एंड से अदर एंड पे मूव होता बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। नंबर 17.
dash a scientist of Indian origin has made an important contribution in the discovery of a triplet codons for amino acid. किस इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ ट्रिपलेट कोडॉन्स फॉर अमीनो एसिड्स? ए डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और डॉक्टर स्वामीनाथन. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और डॉक्टर स्वामीनाथन. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना. क्वेश्चन नंबर 18. डैश में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस चीज से होती है? प्रोटीन सिंथेसिस से होती है, मेटामॉर्फोसिस से होती है, म्यूटेशन से होती है और ट्रांसलेशन से होती है. प्रोटीन सिंथेसिस से क्या होता है? हम नया डीएनए की चेन जो है वो तैयार करते हैं. मेटामॉर्फोसिस वो भी एक प्रोसेस है पर उससे जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है. बट म्यूटेशन में क्या होता है? सडन चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ अ जीन. जीन की पोजीशन में सडन चेंज होने के कारण हमारे बॉडी में डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया जैसे. इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यूटेशन. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दी गई चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला, इवोल्यूशन टेक्स प्लेस विद अ ग्रेट स्पीड. इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू इवोल्यूशन. एंड इवोल्यूशन कैन अंडरस्टूड ओनली थ्रू द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. लंबे समय तक होने वाला चेंज जो बहुत कम स्पीड से, मतलब धीरे धीरे होता है, ज़्यादा स्पीड से नहीं होता है. इवोल्यूशन के वजह से कोई भी एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं. और इवोल्यूशन कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. ये भी जरूर नहीं है, बहुत सारे एविडेंसेस है, मेटामॉर्फिकल है, एनाटॉमिकल है, फॉसिल्स है. तो इसलिए सिर्फ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस से ही हम इवोल्यूशन को समझ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है. तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The life exists on the earth everywhere from equator to both the poles. Second, first living organism was formed on the mountain. Third, those living forms which adjust with the surrounding perish soon. And fourth, wisdom teeth help in chewing the food into fine particles. इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए,
द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। इक्वेटर से लेके पोल तक हर जगह जो है लाइफ एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज फाउंड इन माउंटेन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज फर्स्ट लिविंग फॉर्म वाज फॉर्म्ड इन अ वाटर, ये हमने पढ़ा है। सी में, समंदर में, ओशन में पहला लिविंग बीइंग तैयार हुआ। दोज लिविंग फॉर्म विच एडजस्ट विद द सराउंडिंग पेरिश सून, ये भी गलत है। जो सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर लेते वो जल्दी पेरिश नहीं होते। एंड थर्ड, विजडम टीथ हेल्प इन चीविंग द फूड इनटू फाइन पार्टिकल्स, ये भी नहीं है। विजडम टीथ फाइन पार्टिकल्स में चीव करने के लिए यूज नहीं होता। Which type of a human being evolved around 15 lakh years ago? Intelligent, farmer, industrialist और erect walking? कौन सा ह्यूमन बीइंग जो है वो 15 लाख साल पहले तैयार हुआ? इट इज अ इरेक्ट वॉकिंग। इंटेलिजेंट तो 50,000 साल पहले आया, फार्मर 10,000 साल पहले आया, इंडस्ट्रियलिस्ट उसके भी बाद आया, बट सबसे पहले कौन आया? इरेक्ट वॉकिंग। ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द ऑड वन आउट। अपेंडिक्स, लीवर, पेल्विक गिर्डल, लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स, लीवर, पेल्विक गिर्डल, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपेंडिक्स। Because liver, pelvic girdle and large intestine are the working organs in our body, but appendix is a vestigial organ in our body. Which evidences of evolution can be seen easily? कौन से एविडेंसेस जो है इवोल्यूशन के वो हम आसानी से देख सकते हैं? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल्स, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस और कनेक्टिंग लिंक्स। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल्स, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस और कनेक्टिंग लिंक्स। तो मोस्ट इजीली सीन एविडेंसेस जो है वो कौन से है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। कौन से है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब कौन से एविडेंसेस? विच कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे एविडेंसेस जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते, उन एविडेंसेस को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। इसीलिए वो हमको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स से आइडेंटिफाई होने के कारण हम उनको इजीली देख सकते। फॉसिल्स भी बरीड रहते ज़मीन के अंदर, वो हमको नहीं मिलते। कनेक्टिंग लिंक्स के जो ऑर्गेनिज्म है वो भी इतने आसानी से हमको देखने को नहीं मिलते। बट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी नहीं मिलते, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से देख सकते, इसलिए वो हमको इजीली दिख जाते। Peripatus shows dash
एज सीन इन आर्थ्रोपोड्स। पेरिपेटस जो है वो आर्थ्रोपोड्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हमको शो करता है? थीन क्यूटिकल, पैरापोडिया, मेमरी ग्लैंड्स और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। अभी हमको पता है कि पेरिपेटस क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इन दोनों स्पीसीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस। तो उसमें से आर्थ्रोपोडा का वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपने को उसमें देखने को मिलता है? थीन क्यूटिकल, पैरापोडिया, मेमरी ग्लैंड्स और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। And last question for the day. Dash are responsible for the formation of new species from the earlier one. कौन रिस्पॉन्सिबल है नए स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ नए स्पीसीज फ्रॉम द ओल्डर स्पीसीज? वेरिएशंस, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एडेप्टेशंस और नेचुरल सिलेक्शन। What is responsible for the formation of a new species from the earlier one? Genetic variations, acquired characteristics, adaptations or natural selection? तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि स्पीसीज में इवोल्यूशन के साथ साथ वेरिएशंस आते जाते और उसी वेरिएशन के कारण नई स्पीसीज फॉर्म होती है। आया समझ में? आज हमने हेरिडिटी और इवोल्यूशन से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के यहाँ देखे। बहुत से टॉपिक्स इसमें कवर्ड हुए भी है, कुछ शायद नहीं भी हुए हो, आपको और प्रैक्टिस करना है। हमने लगभग हर टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश की है, ठीक है? आपको और प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी करनी है। अभी 12:30 बजे हमको मैथ्स का क्लास है, जिसमें हम वापस से आज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है?